Namaskar, welcome at English Study. I'm Rekha Gupta. This video is about new criticism. This video is very useful, so don't forget to watch this video and till end you have to watch this video for your knowledge. John Crow Ransom's The New Criticism 1941. न्यू क्रिटिसिज्म टॉपिक में आपको कुछ नाम याद रखने होंगे, जिसमें से एक नाम है जॉन क्रो रैनसम का। इनका वर्क आता है द न्यू क्रिटिसिज्म 1941 में। इस वर्क में इन्होंने सबसे पहले एक थ्योरी की बात कही है, एक प्रैक्टिस की बात की है, जो अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में 1960s के टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा है। तो ये जॉन क्रो रैनसम ही थे जिन्होंने सबसे पहले द न्यू क्रिटिसिज्म वर्क में 1941 में एक लिटरेरी मूवमेंट की बात कही, एक लिटरेरी थ्योरी की बात कही है, जिसे न्यू क्रिटिसिज्म कहा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यू क्रिटिसिज्म टर्म किसने कॉइन किया था? जेसी रैनसम यानी कि जॉन क्रो रैनसम ने किया है, क्योंकि इन्होंने इस वर्ड को सबसे पहले इस मूवमेंट के लिए यूज किया था अपने वर्क द न्यू क्रिटिसिज्म में 1941 में। और इनका ये आधार था, इनके इस वर्क द न्यू क्रिटिसिज्म का बेस जो था वो आई.ए. रिचर्ड्स थे। आई.ए. रिचर्ड्स के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो थे। तो ये पहले पर्सन है आई.ए. रिचर्ड्स जिन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट को स्टार्ट किया था विद अपने वर्क प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929। तो ये जो दो वर्क आते हैं आई.ए. रिचर्ड्स, वहीं से न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट जो है थ्योरी है वो स्टार्ट होता है। इन्होंने नाम तो नहीं दिया था इस थ्योरी को, नाम देने वाले पर्सन है जेसी रैनसम, और शुरुआत इन्होंने की थी आई.ए. रिचर्ड्स ने। तो ऐसे ही जैसे पहले बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद उसका नामकरण होता है, तो पहले जन्म हो गया न्यू क्रिटिसिज्म का आई.ए. रिचर्ड्स के हाथों। इनका वर्क से प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, इन्हीं वर्क्स के पब्लिकेशन के साथ न्यू क्रिटिसिज्म की शुरुआत होती है और नाम देते हैं जेसी रैनसम। तो जेसी रैनसम जहां टर्म को कॉइन करने वाले पर्सन है, वहीं आई.ए. रिचर्ड्स जो हैं न्यू क्रिटिसिज्म के फादर जाने जाते हैं। और इससे आगे बढ़ाने वाले पर्सन है टी.एस. एलियट। न्यू क्रिटिसिज्म को फॉर्मलिस्ट मूवमेंट भी कहा जाता है। ये लिटरेरी थ्योरी का फॉर्मलिस्ट मूवमेंट्स के जैसा ही है। तो इसे फॉर्मलिज्म जो वीडियो आया था इसके पहले, उसमें आपको बताया गया था न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में कि आपको इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। तो कहीं ना कहीं न्यू क्रिटिसिज्म और फॉर्मलिस्ट मूवमेंट का एक दूसरे से कनेक्शन है, और दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, और डिस्कशन का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं सेम है। तो दैट इज वाई इसे फॉर्मलिस्ट मूवमेंट भी कहा जाता है। बट ये जो फॉर्मलिस्ट मूवमेंट है ये रसिया में पॉपुलर हुआ था, और न्यू क्रिटिसिज्म जो मूवमेंट है ये अमेरिका में पॉपुलर होता है। जितने भी अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उसमें न्यू क्रिटिसिज्म जो है डोमिनेटेड है, और इसकी जो टाइम पीरियड होती है मिडिल डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी में ये डोमिनेट होता है। और इसका डोमिनेशन का श्रेय जाता है टी.एस. एलियट, क्योंकि टी.एस. एलियट भी एक डोमिनेटेड फिगर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के, अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर के। तो दैट इज वाई कहीं ना कहीं टी.एस. एलियट का कंट्रीब्यूशन जाता है न्यू क्रिटिसिज्म को आगे बढ़ाने में, जिसे शुरू किया था आई.ए. रिचर्ड्स ने और जिसको नाम दिया था जेसी रैनसम ने। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें मोटिवेशन जो चीजें हैं इससे मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग इस चीज को करते रहिए सो दैट कि मोटिवेशन मिले। It emphasized close reading, particularly of poetry, to discover how a work of literature functions as a self-contained, self-referential aesthetic object। तो न्यू क्रिटिसिज्म जिस बात पे फोकस करता है वो है क्लोज रीडिंग। और किसका क्लोज रीडिंग? स्पेशली पोएट्री का। तो न्यू क्रिटिसिज्म पोएट्री को लेकर है, और इसमें पोएट्री की क्लोज रीडिंग की बात कही गई है। इस चीज को याद रखेंगे। इसमें ये बात की जाती है कि कैसे लिटरेरी वर्क जो है फंक्शन करता है सेल्फ कंटेंट, सेल्फ रेफरेंशियल एस्थेटिक ऑब्जेक्ट के रूप में। It opposed the prevailing interest of scholars, critics, and teachers of that era in the biographies of authors, the social context of literature, and literary history, of insisting that the proper concern of literary criticism is not with the external circumstances or
effects or historical position of a work, but with a detailed consideration of the work itself as an independent entity. तो यहाँ पे देखिए जो स्कॉलर, क्रिटिक्स और टीचर्स है, इनके इंटरेस्ट को ये अपोज करता है, कहता है कि आप अपना इंटरेस्ट कैसे पुट कर सकते हैं किसी भी वर्क में। जैसे ऑथर की बायोग्राफीज को आप जान रहे हो, द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर को आप जानो, एंड लिटरेरी हिस्ट्री को आप जानिए, तब जाकर आप किसी वर्क को स्टडी करिए। ऐसा नहीं कि आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल ओपिनियन उसमें पुट कर दिए और देन फिर आपने जो पोएट्री लिखा है उसे उसके मीनिंग फाइंड आउट किए। तो इसीलिए न्यू क्रिटिसिज्म वाले क्या कहते हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज नॉट विद द एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस और इफेक्ट्स और हिस्टोरिकल पोजीशन ऑफ अ वर्क। तो जो न्यू क्रिटिक्स कहते हैं वो कहते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हो, इफेक्ट्स हो या हिस्टोरिकल पोजीशन हो किसी वर्क का, उस पर प्रॉपर कंसर्न नहीं होना चाहिए, और साथ में जो कंसर्न होना चाहिए जो ऑथर की बायोग्राफी से, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर है और लिटरेरी हिस्ट्री है। तो ओवरऑल हम लोग क्या देख रहे हैं कि न्यू क्रिटिक्स जो है पोएट्री की क्लोज रीडिंग पे फोकस करते हैं, और उनका कहना है कि कोई भी रीडर अगर किसी पोएम को पढ़ रहा है तो उसके डेप्थ तक जाए कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है, ऑथर किस सेंस में लिखा है उस पोएम को, उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करे, न कि अपना पर्सनल इंटरेस्ट या अपनी जो आइडेंटिटी उसमें पुट करे। तो ये फोकस करते हैं टेक्स्ट पर कि कैसे टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट में से कैसे मीनिंग निकल रहा है, किस तरह का मीनिंग निकल रहा है, उस पर फोकस करते हैं। तो न्यू क्रिटिक्स जो है, जो कॉन्सेप्ट था ना ऑथर इज डेड वाला कॉन्सेप्ट, कि ऑथर ने कोई वर्क लिख दिया उसके बाद उसको डेड समझो, उसके बाद हम जो समझ रहे हैं उसे मतलब उस लिटरेरी वर्क में हम जो समझ रहे हैं, एक एज ए रीडर जो समझ रहे हैं उसे ही एक्सेप्ट किया गया, लेकिन उसको ये लोग रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं नहीं, ऑथर ने क्या लिखा उसे आप समझिए। नोटेबल क्रिटिक्स इन दिस मोड वर द साउदर्नर्स। तो न्यू क्रिटिसिज्म के जो नोटेबल क्रिटिक्स है वो साउदर्नर्स हैं, जिसमें क्लिंथ ब्रूक्स हैं और रॉबर्ट पेन वेरेन है। क्लिंथ ब्रूक का जो वर्क है अंडरस्टैंडिंग पोएट्री 1938 का, रॉबर्ट पेन वेरेन का वर्क है अंडरस्टैंडिंग फिक्शन 1943 का। तो इन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म को प्रीडोमिनेट कराया है, और अमेरिकन कॉलेजेस में, चाहे वो हाई स्कूल लेवल पे हो जहाँ पे लिटरेचर की टीचिंग हुई है, उस मेथड में न्यू क्रिटिसिज्म को आगे बढ़ाने में हेल्प किया है किसने, आगे बढ़ाने में मदद किसने की है, यानी आगे बढ़ाने का क्रेडिट किसको जाता है, तो क्लिंथ ब्रूक और रॉबर्ट पेन वेरेन को जाता है। क्लिंथ ब्रूक का वर्क है अंडरस्टैंडिंग पोएट्री 1938 का, और रॉबर्ट पेन वेरेन का अंडरस्टैंडिंग फिक्शन 1943 का। तो ये सभी नाम जितने याद आ रहे हैं और यहाँ पे सामने आ रहे हैं, और इनके जो वर्क्स आ रहे हैं उन्हें आपको याद करना होगा, रिमेम्बर करना होगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स में। तो न्यू क्रिटिसिज्म काफी पॉपुलर रहा 2-3 डिकेड्स तक। जब ये शुरू होता है 1960s में, और 2-3 डिकेड्स तक ये बहुत पॉपुलर होता है। तो 1960s में नहीं शुरू होता है, 1960s के दौरान ही ये काफी पॉपुलर होता है, और उसके पहले शुरू होता है एज यू नो दैट कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई रिचर्ड्स का आता है 1929 में, वहीं से शुरुआत होती है। तो 2-3 दशक तक ये काफी पॉपुलर रहता है। रैनसम, ब्रूक और वेरेन, ये जो पॉपुलर राइटर हैं, क्रिटिक्स हैं न्यू क्रिटिसिज्म के, इनके अलावा न्यू क्रिटिक्स हैं एलन टेट, आरपी ब्लैकमोर, विलियम एम्सन, एफआर लेविस एंड विलियम के विमसेट। तो ये कुछ नाम है जिसे आपको बिल्कुल अच्छे से रट जाना है, याद रख लेना है, बिकॉज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यू क्रिटिक्स कौन कौन ऑथर हैं। तो कितने नाम आपको याद रखने हैं, तो याद करिए जल्दी से वो सारे नाम। जेसी रैनसम, जॉन क्रो रैनसम, उनका वर्क है द न्यू क्रिटिसिज्म 1941 का। आई रिचर्ड्स, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 का। आई रिचर्ड, फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। जेसी रैनसम, न्यू क्रिटिसिज्म टर्म को कॉइन किया है। क्लिंथ ब्रूक, इनका वर्क अंडरस्टैंडिंग पोएट्री 1938, रॉबर्ट पेन वेरेन, अंडरस्टैंडिंग फिक्शन 1943। फिर इनके अलावा जो नाम आपको याद करने हैं एज ए न्यू क्रिटिक, एलन टेट, आरपी ब्लैकमोर, विलियम एम्सन, एफआर लेविस एंड विलियम के विमसेट। तो ये सब आपको याद रखने होंगे।
A poem, it is held, should be treated as such in Eliot's words, primarily as poetry and not another thing, and should therefore be regarded as an independent and self-sufficient verbal object. देखिए न्यू क्रिटिसिज्म को लेकर कुछ मेन पॉइंट्स हैं, तो उस पर फोकस करते हैं। पोएट्री कैसा होना चाहिए, किस तरह से पोएट्री को ट्रीट करना चाहिए, ऐसा टीलियट अपने बताते हैं कि प्राइमरली एज पोएट्री एंड नॉट इन अनदर थिंग। मतलब इलियट क्या कहते हैं कि पोएट्री को पोएट्री की तरह ट्रीट करिए, किसी और चीज की तरह मत करिए, क्योंकि जैसे आप पोएट्री को किसी और चीज की तरह ट्रीट करेंगे तो उसका मीनिंग डिफर हो जाएगा। तो एक नाम न्यू क्रिटिक्स में इनका भी आप लोग इंक्लूड कर लेंगे, टीएस इलियट का भी। The first law of criticism, John Crow Ransom said, is that it shall be objective, shall cite the nature of the object, and shall recognize the autonomy of the work itself as existing for its own sake. जॉन क्रो रैनसम क्या कहते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? जब आप कोई पोएम पढ़ रहे हैं, किसी पोएट्री को आप उसको एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सब्जेक्टिव माइंड ऑफ से आप लोग उस पोएट्री को नहीं पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव माइंड से पढ़ेंगे, तभी आप उस पोएट्री के साथ जस्टिफाई कर सकेंगे। तो इन दोनों पर्सन के विचार जो है, पॉइंट ओपिनियन है, इसे याद रखेंगे, इलियट और जॉन क्रो रैनसम। इलियट क्या कहते हैं कि पोएट्री को पोएट्री ही समझिए, कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। और जॉन क्रो रैनसम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी कि जब भी आप पोएट्री को डिस्कस करें, पढ़ें, तो ऑब्जेक्टिव माइंड से। द प्रिंसिपल्स ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म आर बेसिकली वर्बल। अब जो न्यू क्रिटिसिज्म के जो प्रिंसिपल्स है वो क्या है? बेसिकली क्या है? वर्बल है। और ये किन चीजों पे फोकस करते हैं? ये एनालाइज करते हैं मीनिंग्स एंड इंटरेक्शंस। ठीक है, मीनिंग्स एंड इंटरेक्शंस पे फोकस करते हैं। अब किस चीज का मीनिंग और इंटरेक्शन? जो वर्ड्स यूज किए गए हैं पोएट्री में, फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं, सिंबल्स यूज किए गए हैं, उनके मीनिंग और इंटरेक्शंस को एनालाइज किया जाता है न्यू क्रिटिसिज्म में। द एम्फेसिस इज ऑन द ऑर्गेनिक यूनिटी। और किस पे फोकस की जाती है? ऑर्गेनिक यूनिटी पे फोकस किया जाता है। ये लोग ऑर्गेनिक यूनिटी पे फोकस करके न्यू क्रिटिसिज्म जो है अपना क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करती है। क्लिंट ब्रुक ने इसे कहा है द हेरसे ऑफ पैराफ्रेज। तो याद रखेंगे, द हेरसे ऑफ पैराफ्रेज कॉइन किसने किया है? तो क्लिंट ब्रुक ने कॉइन किया है। The Heresy of Paraphrase is the title of a chapter in the well-wrought Urn by Clint Brooks. तो ये बात आप बिल्कुल नोट कर लीजिए कि The Heresy of Paraphrase जिसे कॉइन किया क्लिंट ब्रुक ने, ये एक चैप्टर का टाइटल है। क्लिंट ब्रुक का एक वर्क है द well-wrought Urn, उसी में एक चैप्टर का टाइटल है क्या? The Heresy of Paraphrase। तो ये एक चैप्टर का टाइटल है, क्लिंट ब्रुक का जो वर्क है द well-wrought Urn। The distinctive procedure of a new critic is explication और close reading। अब सेकेंड इन लोग का जो देख लीजिए किस बात पे फोकस करते हैं, तो एक्सप्लिकेशन पे फोकस करते हैं। What is explication? That is close reading, nothing else. The detailed analysis of the complex relations and ambiguities, multiple meanings of the verbal and figurative components within a work. न्यू क्रिटिक्स बोलते हैं कि क्लोज रीडिंग करिए पोएट्री की। जब क्लोज रीडिंग करेंगे तो बहुत सारे मीनिंग निकल के आएंगे, दैट इज एम्बिग्यूटीज। ठीक है, मल्टीपल मीनिंग्स आपको ऑकर होगा जब आप क्लोज रीडिंग करेंगे डेप्थ में। द काइंड ऑफ एक्सप्लिकेटिव एनालिसिस ऑफ वर्बल इंटरेक्शंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म derives from such books as I.A. Richards' Practical Criticism 1929 and William Emerson's Seven Types of Ambiguity 1930। तो देखिए जो एक्सप्लिकेटिव एनालिसिस की बात की गई है वर्बल इंटरेक्शन की, तो वो न्यू क्रिटिसिज्म में कहाँ से आया है? वो आया है आई.ए. रिचर्ड का जो बुक है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 का, और इनके जो स्टूडेंट है विलियम एप्सन, उनका फेमस वर्क है सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी 1930 का। तो वहीं से ये एक्सप्लिकेटिव एनालिसिस ऑफ वर्बल इंटरेक्शन जो है वो आता है। ये जो विचारधारा है, ओपिनियन है, ये क्रिएट होता है। तो इस स्लाइड से क्या याद करना आपको?
क्लिंट ब्रूक का वर्क है द वेल रॉट अर्न, जिसमें एक चैप्टर का टाइटल है द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज। हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज को कॉइन किया क्लिंट ब्रूक ने। और एक्सप्लिकेशन यानी कि क्लोज रीडिंग की बात करते हैं न्यू क्रिटिक। और ये जो क्लोज रीडिंग या एक्सप्लिकेशन है वो कहाँ से आया है, तो आई रिचर्ड की बुक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और विलियम एप्सन का बुक 7 टाइम्स ऑफ एम्बिग्यूटी से आया है। तो इन सब के डेट को ये जो नाम है और ये ऑथर है और इनके बुक के नाम है और इनकी जो डेट है सब कुछ आपको याद करना है। The essential components of any work of literature, whether lyric, narrative or dramatic, are conceived to be words, images and symbols rather than character, thought and plot. अब देखिए ये क्या कहते हैं, न्यू क्रिटिक क्या बोलते हैं। न्यू क्रिटिक कहते हैं ना कि कोई भी जॉनर का वर्क हो, कोई भी लिटरेरी वर्क हो, उसका एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या है, उसका एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या है, वो वर्ड्स है, इमेजेस हैं, सिंबल्स हैं। तो न्यू क्रिटिक्स कहते हैं कि किसी भी लिटरेरी वर्क, चाहे वो लिरिक हो, नैरेटिव हो, ड्रामेटिक हो, उसका जो एसेंशियल कंपोनेंट्स है वो है वर्ड्स, इमेज, सिंबल्स, न कि कैरेक्टर, थॉट या प्लॉट। तो कैरेक्टर, थॉट और प्लॉट पे फोकस करने वाले एरिस्टोटल जो हैं, उनकी बातों को ये लोग रिजेक्ट करते हुए ये कहते हैं कि कोई भी लिटरेरी वर्क है उसका जो मेन कंपोनेंट्स है वो कैरेक्टर, थॉट और प्लॉट नहीं है, बल्कि वर्ड्स, इमेजेस और सिंबल्स हैं जो यूज किए गए उस वर्क में। These linguistic elements, whatever the genre, are often said to be organized around a central and humanly significant theme. अब कहा जाता है कि जो लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स हैं, किसके लिए लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स किसकी बात कर रहा है, वर्ड्स, इमेज और सिंबल्स की बात कर रहा है। वो कोई भी जॉनर हो, कहा जाता है कि वो जो सिग्निफिकेंट थीम होते हैं, सेंट्रल और ह्यूमनली सिग्निफिकेंट थीम होते हैं, उसी के अराउंड ऑर्गेनाइज होते हैं। क्या चीज ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स। और लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स क्या है, वर्ड्स, इमेज और सिंबल्स। And to manifest high literary value to the degree that they manifest tension, irony and paradox. और साथ में ये क्या करते हैं, हाई लिटरेरी वैल्यूज को भी मैनिफेस्ट करते हैं जहां पे टेंशन, आयरनी और पैराडॉक्स की बात की जाती है। यानी कि आयरनी, टेंशन और पैराडॉक्स जो है इनका भी यहाँ पे पोएट्री में रोल होता है, ऐसा न्यू क्रिटिक्स कहते हैं। The basic orientation and modes of analysis in the new criticism were adopted to the contextual criticism of Alessio Vivas and Murray Krieger. तो जो न्यू क्रिटिसिज्म के बेसिक ओरिएंटेशन और मोड ऑफ एनालिसिस का जो मेथड है उसको एडॉप्ट किया है कॉन्टेक्चुअल क्रिटिसिज्म में। मतलब क्या, न्यू क्रिटिसिज्म के बेसिक ओरिएंटेशन और मोड ऑफ एनालिसिस को कॉन्टेक्चुअल क्रिटिसिज्म में एडॉप्ट किया गया है, किसके द्वारा, एलिशियो विवास और मरी क्रीगर के द्वारा। तो ये याद रखेंगे, कॉन्टेक्चुअल क्रिटिसिज्म क्या होता है, इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो बनेगा। Now let us see ahead. The new critics made it easier to talk clearly about literature and about how it works its intellectual and emotional magic on us to pay attention to what is written. न्यू क्रिटिक्स क्या करते हैं, इजी बना देते हैं जो पोएट्री है उसको, लिटरेरी टॉक है, पोएट्री है, उसको बहुत इजी कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने जो तरीका बता दिया ना, इजीली कोई भी किसी पोएट्री के मीनिंग को फाइंड आउट कर सकता है। और वो कहते हैं कि जो भी कुछ लिखा हुआ है उस पे फोकस करिए, बाकी अपने दिमाग में कुछ भी मत रखिए। तो जो लिखा है उसी पे फोकस करना है, अलग से एक्सटर्नल चीज को इंक्लूड नहीं करना है। जो लिखा है उसी में डेप्थ में जाइए, उसी की क्लोज रीडिंग करिए और जो मीनिंग निकलता है दैट इज द पोएट्री। और वही ऑथर का क्या होता है, टारगेट भी होता है। क्लोज रीडिंग मीन्स एग्जामिनिंग द टेक्स्ट वेरी केयरफुली। तो क्लोज रीडिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट को बहुत क्लोजली, केयरफुली एग्जामिन करना। और इसीलिए ये कहते हैं कि आप एक्सटर्नल चीजों को इंक्लूड मत करिए, बस क्लोज रीडिंग करिए उस पोएम को। न्यू क्रिटिक्स फेल्ट देयर वर राइट आंसर टू लिटरेचर, इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस आर इररिलेवेंट। तो न्यू क्रिटिक्स कहते हैं लिटरेचर में राइट आंसर्स है, यानी कि ऑथर का जो टेक्स्ट है, जो ऑथर ने टेक्स्ट लिख रखा है उसमें आपको राइट आंसर यानी कि ऑथर के टेक्स्ट का राइट मीनिंग आपको मिल जाएगा।
आपको अपना पर्सनल उसमें क्या करना है, इंटरेस्ट जो है, पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें पुट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा न्यू क्रिटिक्स कहते हैं। ट्राई टू कवर टू मच, ज्यादा से ज्यादा कवर करिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्लोज रीडिंग करिए। The more narrow your focus, the more in depth your analysis will be. जितना नैरो आप फोकस करेंगे, आप उतनी डेप्थ तक एनालिसिस कर पाएंगे, ऐसा न्यू क्रिटिक्स कहते हैं। अब एक टर्म आया था टेंशन, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टेंशन implies the conflicts between a word's denotation and its connotation. Conflict, ambiguity और टेंशन controls the poem's structure. टेंशन का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट्स, किसके बीच में, जो शब्दों के डिनोटेशन और कनोटेशन है उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड टेंशन। और कॉन्फ्लिक्ट, एम्बिग्यूटी और टेंशन, यही तो पोएम के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, कंट्रोल किए रहते हैं। और इसी वजह से जो एक रीडर है उस पोएम की सही मीनिंग को क्लोज रीडिंग करके फाइंड आउट कर सकता है, ऐसा न्यू क्रिटिक इसीलिए कहते हैं। टेंशन वर्ड को क्वाइन करने वाले जो न्यू क्रिटिक हैं, दैट इज एलन टेट। ये भी नाम याद रखेंगे आप लोग। बहुत मेहनत से वीडियो बन रहा है, लेकिन आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है या फिर कोई और वजह है नहीं अच्छा लग रहा, तो वो भी बता दीजिए। वैसे तो हमने पूरी कोशिश की अच्छे से समझाने की, तो इसीलिए आप लोग लाइक शेयर प्लीज कर दीजिए, सो दैट कि और अच्छे से वीडियो आपके लिए लाए जाए। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये 3 चीजें तो बिल्कुल आप लोग ना भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइल।